नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आज आपको पता भी होगा कि 13 फेब 2022 CGPSC प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था, जिसका लेवल पेपर का अगर लेवल का स्टडी किया जाए तो नो डाउट मेरे अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो पेपर बहुत इजी भी नहीं था और टफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और इस बार के क्वेश्चंस पेपर में थोड़ा सा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। स्टूडेंट को इस ट्विस्ट को समझना होगा और आने वाले दिनों में जिस तरीके से 2020 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर था, उस पेपर के अगर एनालिसिस करें और 2021 के CGPSC के प्रिलिमिनरी एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर को अगर हम कोरिलेट करें और एनालिसिस करें तो हमें यही फाइंड आउट होता है कि प्रीवियस ईयर का 2020 का जो पेपर था वो हमारा पहला स्टेप था, जो एक आईना था। और उसके बाद जो 2021 का पेपर जो है, उस आईने में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। इससे यह प्रमाणित या यह जस्टिफाई हो रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ PSC अपना पैटर्न बदल रहा है, पहले फैक्ट बेस ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन जो पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है या जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, इसे यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में फैक्ट प्लस कंसेप्ट अगर आपके पास है तभी आप बहुत अच्छा से यह क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर पाए। अभी हम पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछने का जो पैटर्न है और जो जिस तरीके से इनका ऑप्शंस इस बार डिफाइंड है, इसे यह लग रहा है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो पिछले 2 सालों से काफ़ी स्टैंडर्ड मोड पे आ रहा है। और जिस स्टूडेंट ने रियल में डेप्थ स्टडी किया है या डेप्थ पेपर एनालिसिस किया है या डेप्थ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ अगर पढ़ा है, तो वही क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ इसमें फैक्ट भी है, इसलिए यह हम कह सकते हैं कि आजकल जो पेपर का पैटर्न चल रहा है वो फैक्ट प्लस कंसेप्ट प्लस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के अगर आपने स्टडी किया है तो आपको इस पेपर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। लेकिन जिस स्टूडेंट ने केवल अगर फैक्ट बेस तैयार किया होगा या कंसेप्ट बेस केवल होगा तो भी उसको दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक्चुअली हम जो पेपर की एनालिसिस करेंगे वो संपूर्ण 100 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और उस पर देखेंगे, व्याख्या भी हम लोग करेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हम व्याख्या करेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हम लोग चलेंगे अच्छे तरीके से। तो जिस तरीके से मेरे पास पेपर डी है और इस डी के पेपर सेट में है तो आप देख सकते हैं, और इसका PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया है। जिस स्टूडेंट को पेपर लोड करना है, डाउनलोड करना है, वो हमारे डिस्क्रिप्शंस में उसका मैंने टेलीग्राम का मैंने चैनल का लिंक दे दिया है, उसमें यह PDF है
उससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए 2 अंकों का एक प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है और आपको ये भी पता होगा कि 1/3 माइनस मार्किंग भी है। और जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस बार का जो क्वेश्चंस पूछा गया है कि निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्गृत है। मतलब ये जो काव्य दिया है कि बड़ सैताधारी लक्ष्मण जति जोगी, 12 बरस जोग कर रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन चाउर, हरि मुंगन के दार पकाई, बीगुन सीकुन के परती बना के। यह बेसिकली कहां से, किस गाथा से लिया गया है। तो जनरली अगर ये जो 4 ऑप्शंस दिया है, उस 4 ऑप्शन में ऐसा किसी के वीर गाथा में या किसी भी गाथा में इस तरह का मेंशन नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ पीएससी इस क्वेश्चन को या तो डिलीट करेगा या तो सबको कॉमन नंबर देने की कोशिश करेगा। तो इसमें ऐसा कोई सही में आंसर नहीं दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के तरफ, और यह रचना किसकी है। यह जिसने लिखा है, चारों डहर सवाल उगे है, मूड ऊंचाए करगा कस, ले ये लालू के सफल किस नहा, हर जुबान सिरजा ले थे। कहने का मतलब ये है कि ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ये जो दिया गया है, इसमें यह बातें जो कही गई है, यह बेसिकली मुकुंद, ध्यान देना, यह मुकुंद साहब की जो मुकुंद कौशल की जो बुक है उसी की ये रचना है। तो ये इसमें आंसर जो होगा वो बी होगा, मुकुंद कौशल। ये मुकुंद कौशल जो है जिनकी ये रचना है। उसके बाद अगर हम लोग देख लें कि तीसरे नंबर के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो इसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है। ध्यान देना, इसमें जो बात कही गई है क्या सही है, तो सही की बात करें। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की गई। ध्यान देना, इसकी शुरुआत जो किया गया था 1 जून 2020 में यह किया गया था। ध्यान देना ये, और इसमें यह बताया भी गया था, ध्यान देना यह बताया भी गया था कि 2021 में किया गया था। इसमें बताया गया था कि खरीफ की फसल 2020 में धान की फसल लेने के बाद वृक्षारोपण करते हैं तो उसे आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये के हिसाब से मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस योजना के क्रियान्वयन में गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान मुख्य संरक्षण होता है, यह सही नहीं है। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कंपा फंड की स्थापना का उपयोग किया गया है। तो इसमें केवल 3 सही है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है। तो आप देखोगे कि बड़ा चर्चा में रहा है ये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन प्रोग्राम, जो छत्तीसगढ़ में खासकर खरीफ की फसल लेने वाले जो भी किसान हैं, अगर वो अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उनको 3 साल तक 10,000 रुपया प्रति ईयर के हिसाब से दिया जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस के तरफ, और इसमें राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि कौन से, तो गुंडाधुर पुरस्कार जो आप देख रहे हैं कि गुंडाधुर पुरस्कार सम्मान जो है वो क्या किया गया है कि कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया है। आपको देखोगे कि खूबचंद बघेल साहब का जो था मुकेश चौधरी को दिया गया है। वीर नारायण सिंह पुरस्कार जानकी प्रसाद पुलस्त को दिया गया है। मिनी माता डॉक्टर कल्पना देशमुख को दिया गया है। इस तरीके से यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें पहले का पहला ही सही है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यानी डी ऑप्शन जो है इसमें सही है।
तो ये जो चौथा पुरस्कार जो आप देख रहे हो कि राज्य अलंकरण पुरस्कार 1 नवंबर जो स्थापना दिवस होता है उसी के दिन पर यह मनाया जाता है और उसी के आधार पर यह सारी चीजें किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें के तरफ बढ़ते हैं और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान देना, सुमेलित नहीं है का मतलब आप देखोगे कि इसमें सुमेलित नहीं है, जबकि संस्कार अभियान जो चलाया गया था वो ध्यान देना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो था ये भी वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाया गया था। और आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री पोषण अभियान जो चलाया गया था वह बेसिकली अगर हम बात कर लें ये भी वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया था। तीर्थ भारत योजना समाज कल्याण विभाग के द्वारा, ये जो आप देखोगे कि तीर्थ, ये ध्यान देना कि तीर्थ भारत योजना जो था वो समाज कल्याण के, ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया था। ध्यान देना, समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया था। और सामर्थ्य विकास योजना भी, ये भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया था। तो ध्यान देना, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस को आंसर देखोगे तो शायद आपको मिल जाए। तो संस्कार अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी, मुख्यमंत्री सुपोषण, ये तीनों जो था इसी डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया था। अब इसमें ऑप्शन आप देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ अगर हम बात करें तो ध्यान देना, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 में तो ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार के क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। तो खनिज भंडार के सुमेलित करने का मतलब आप देखेंगे कि डायमंड जो है वो बेसिकली, डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो जागड़ा में है। डायमंड जो है वो जागड़ा में है। जागड़ा के अलावा जो कोदोमाली, कोशंबड़ा, बहराडी टेम्पल इसमें पाए गए हैं। चूना पत्थर जीपन में है, मैग्नीज परसोली में है और गार्नेट लाटापारा में है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें यह डिफाइन किया गया है। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 में यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से नदियों के उद्गम स्थान की बात करता है। तो मार्ड नदी की अगर हम बात कर लें, मार्ड नदी की बात अगर कर लें हम लोग, मार्ड नदी, ध्यान देना कि मार्ड नदी का उद्गम स्थान अगर देखा जाए तो मार्ड नदी का उद्गम स्थान जो है वो मैनपाट है। मार्ड नदी का ये मैनपाट है, ध्यान देना मार्ड नदी का। दूसरा है बनास नदी। ध्यान देना, बनास नदी जो है, बनास नदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो बनास नदी जो देखोगे देवगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। ये देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, देवगढ़ पहाड़ी। उसके बाद अगर हम बात कर लें जोंक नदी, तो जोंक नदी की अगर हम बात कर लें तो जोंक नदी जो है वो बेसिकली सोनबेरा पहाड़ी से निकली है। सोनबेरा, ये सोनबेरा पहाड़ी से निकली है। और तीसरे की बात अगर करें केलो नदी, केलो नदी की अगर हम बात कर लें तो केलो नदी लुडेक पहाड़ी से निकलती है। ये लुडेक पहाड़ी से निकलती है। तो छत्तीसगढ़ में ये मार्ड, बनास, जोक और केलो इस तरीके से नदियों के उद्गम स्थल हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे इसमें जनुला का उत्तर बताना है और यह कह रहा है कि ध्यान देना, इसमें जो बताया गया है कि बिन पंख के स्वना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास। इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, इस जनुला का अर्थ होता है स्पिरिट या सोल, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा या जीवात्मा। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा।
प्रस्तुत हाना 9th नंबर क्वेश्चन में यह दिखाया गया है, 9 नंबर क्वेश्चन में यह दिया गया है कि प्रस्तुत हाना किस अर्थ को बोला जाता है। तीन थिकार महाविचार, तीन तिखार महाविचार, ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का हाना है। और तीन तिखार महाविचार का मतलब होता है अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन। जो तीन तिखार महाविचार का मतलब होता है ये फाइनल डिसीजंस की बात करते हैं हम लोग। तो फाइनल डिसीजंस की अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फुटहा करम की बात करता है कि फुटहा करम के फुटहा दोना पेज गवावे चारों कोना, इस तरीके की बात करी गई है। ध्यान देना कि फुटहा कोना के फुटहा इस तरीके से बात करी गई है। तो इसका क्या मतलब होता है? अभागे का, इसमें आप देखोगे कि फुटहा करम के फुटहा दोना, इसमें जो बात करी गई है इसका अर्थ होगा अभागे को सहारे न मिलना। फुटहा करम के फुटहा दोना पेज गवावे चारों कोना, अभागे को सहारे न मिलना। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 11 का आप देखेंगे कि एक जनौला है, एक हणिया जे मादू रंग के पानी, एक हणिया जे मादू रंग के पानी, मतलब एक हांडी है, एक घड़ा है जिसमें दो रंग का पानी है। और यह मुख्यतः आप देखेंगे नारियल में तो एक ही जैसे होता है और बेल में तो एक ही जैसे, लेकिन अंडा आप देखेंगे तो अंडा में दो अलग अलग कलर के चीजें दिखाई देती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप देखेंगे, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं और हिंदी वाले। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ये बात सही है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए आप ध्यान देना कि इसका ऑप्शन ए सही होगा, 12 का ए ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 13 के। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों के निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रमुख शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के पास होता है, मुख्यमंत्री के पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कथन और कारण के द्वारा न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, एकदम सही है। दूसरी बात यह कहता है कि भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक दायित्व नहीं दिया गया है, ये इस तरह का कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं दिया गया है, जिसके आधार पर हम लोग इसका भी ऑप्शन 14 का ए ऑप्शन सही है। 14 का आप देखेंगे ए ऑप्शन सही है। अब देखिए, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। छुरी मतिरंगा की पहाड़ियों का नाम सुना होगा, ये जो है वो कोरबा में सबसे ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में टीएफआर का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो था 19 से 21 के बीच में ये 1.8 था, ये जो था 1.8 था। उसी के बाद अगर देखा जाए तो निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पे बौद्ध जैन, ध्यान देना, बौद्ध हिंदू और जैन तीनों मंदिरों का मठ, ये सिरपुर जो है काफी फेमस है और इसमें बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का आपका पुरातात्विक स्थलों पर यह प्राप्त होता है। मलेगर नदी का मलगेर नदी का उद्गम स्थान कहां है? तो उद्गम स्थान जो है वो बैलाडीला, ये बैलाडीला पहाड़ी जो आप देख सकते हो, ये दंतेवाड़ा में आप देखेंगे कि ये बैलाडीला पहाड़ी से उसका उद्गम स्थान है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि निम्नलिखित सीमेंट के कारखाने प्रदेश में किस तहसील में स्थित है, तो ध्यान देना, श्री सीमेंट जो है वो बलौदा बाजार में है। ध्यान देना, श्री सीमेंट जो है वो बलौदा बाजार में है, ध्यान देना। ए का चौथा। और अल्ट्राटेक जो है सिमगा में है, अल्ट्राटेक जो है सिमगा में है। तीसरा जेके लक्ष्मी जो है वो अहिवारा में है। सेंचुरी जो है वो तिल्दा में है। इस तरीके से ऑप्शन जो बी होगा
वो इसका सही होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चंस का ये देख सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। बड़े नगरों की नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। तो कहा जा सकता है कि ये दोनों सही है, लेकिन कंडीशंस ये है कि दोनों सही है, लेकिन व्याख्या कर नहीं रहा है, इसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है कि बेसिकली क्या होना चाहिए। तो ये जो आप देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही है और इसकी व्याख्या प्रॉपर नहीं हो रही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 74th अमेंडमेंट 1992 में किसका प्रावधान किया गया था? तो आपको पता भी होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करी गई थी। नगरीय पंचायत की बात करते हैं तो नगरीय पंचायत में कौन कौन सी बातें होती? तो नगरीय पंचायत में नगर पालिका समितियों की बात करता है, वार्ड समितियों की बात करता है और जिला आयोजन समिति की बात करता है। इस तरीके से ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22 राज्य विधायिका से अनुच्छेद किससे? ये राज्य विधायिका के तो आप ध्यान देना, राज्य विधायिका के लिए सबसे पहले राज्यों के विधायिका का गठन की अगर बात करते हैं तो राज्य के विधायिका का गठन जो होता है 168 के अनुसार होता है कि राज्य के विधायिका का गठन जो होता है 168 के। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 168 की बात करते हैं, आर्टिकल 178 की बात करते हैं। और दूसरी चीजें ये भी है, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की बात करते हैं तो वेतन एवं भत्ते आर्टिकल 195 की बात करते हैं। और वित्त विधेयक की जब हम बात करते हैं तो 199 की बात करते हैं। यह आर्टिकल के अनुसार यह डिफाइन किया गया है। तो आप अब देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ध्यान देना, कौन सा युग्म सुमेलित है का मतलब ये हो जाएगा कि पंचायती सांख्यिकी युक्तिकरण, वो बी आर राव सही है। ये जो है बी आर राव जो है ये सही है। राज्य पंचायत परीक्षण ये गलत है। पंचायत सहकारी संबंध ये जो दिया गया है पंचायत सहकारी संबंध एसडी मिश्रा साहब हैं। और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जी के बी राव। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह ऑप्शन की अगर हम बात कर लें तो ए सी डी है, ए सी डी ऑप्शन ए सही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 24 देखते हैं। और 24 में आप देख सकते हो कि टमाटर की राजधानी, ये छत्तीसगढ़ में आप देखोगे कि टमाटर की राजधानी किसको कहते हैं? तो लुडेग को कहते हैं। टमाटर की राजधानी लुडेग, बहुत फेमस है लुडेग। और किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? राजनांदगांव। और बात कर लेते हैं हम चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो लाभांडी में है। और कोसा अनुसंधान ये आप देख सकते हो बस्तर में है। तो इस तरीके से यह ऑप्शन बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो टमाटर की राजधानी लुडेग, चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी, किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, कोसा अनुसंधान। अब आप ध्यान देना, अगर कोई भी अगर सपोज दैट कि टमाटर की राजधानी लुडेग है तो ए का दूसरा आप अगर इस ऑप्शन में देखेंगे तो ए का दूसरा बी और डी है, इसी में से कोई एक सही होगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। 2017 एवं 18 में कृषि दर बहुत कम दर्ज की गई थी, 17-18 में काफी जनपदें था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की 26 की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 19-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक एवं सबसे कम धान की खरीदी की गई थी? तो सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा में किया गया था और सबसे कम जो है वो नारायणपुर में किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
27 में बात कर रहा है कि मटासी मिट्टी। मटासी मिट्टी आप देखोगे कि मटासी मिट्टी क्या है। मटासी मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसको रेड येलो सॉइल भी कहते हैं, लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं। और लाल पीली मिट्टी जो होती है जिसमें आयरन की अधिकता होती है, इसमें रेत की मात्रा अधिक, इसमें जैसे कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, तो इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक नहीं होती है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। ये एकदम सही है। छत्तीसगढ़ में ये सर्वाधिक कृषि, ये गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो इसलिए 1 और 3 सही है। इसलिए ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी सही होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 29, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद बकाटक वंश का राज्य स्थापित हुआ, सही है। उसके बाद बकाटक वंश का प्रथम राजा राजा प्रवर सेन हुआ था और विंध्य शक्ति प्रवर सेन का बेटा था। बेसिकली ध्यान देना कि बकाटक वंश का पहला राजा जो था वो विंध्य शक्ति, इसके फाउंडर मेंबर थे, और उसी का बेटा जो था प्रवर सेन था। तो इस आधार पर अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे, इसमें जो होंगे वो तीनों ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात अगर कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में धान की किस्म को 2021 में जीआई टैग जो जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग भी कहते हैं, जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग कहते हैं, और यह दूबराज को मिला था। यह जो मिला था वो दूबराज को मिला था। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह दूबराज जो था। अब क्वेश्चन नंबर 31, स्थानीय नगरीय निकायों का राज्य शासन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो राज्य शासन पर नियंत्रण करने का मतलब यह होगा कि जनरली देखा गया है कि उसमें वित्तीय मामलों के लिए, कार्मिक मामलों के लिए, नागरिकों की शिकायत के संबंध में, यानी हम बात कर लें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब हो गया 32 की अगर हम बात करते हैं तो 32 में आप देखेंगे कि कुछ न्यूज़पेपर्स दिए गए हैं और उनके एडिटर यानी संपादकों के नाम लिखे हैं। सूर्योदय की अगर हम बात करते हैं तो सूर्योदय जो थे वो बेसिकली केशव प्रसाद वर्मा का है। ए का चौथा अगर हम बात कर लें तो ए का चौथा, ये आप देख सकते हैं। सूर्योदय का मतलब ये है, सूर्योदय जो पेपर जो उस समय पब्लिश होता था उसके एडिटर जो थे वो थे केशव प्रसाद वर्मा। ये जो थे केशव प्रसाद वर्मा। उसके बाद आलोक के जो थे वो थे कन्हैया लाल वर्मा। आलोक के जो थे कन्हैया लाल वर्मा। प्रकाश के थे, ध्यान देना, प्रकाश के जो थे उदय प्रसाद, प्रकाश के उदय प्रसाद, और हय वंश के जो थे यदुनंदन प्रसाद। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये सी ऑप्शन सही होगा। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसी के साथ अगर हम लोग देखें, ध्यान देना, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 32 है और इस पे हम लोग बात कर लें दूसरे। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे और देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। तो उनके स्थानों के अनुसार अगर सुमेलित करना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं याकूब अली को रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। याकूब अली साहब को ये रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद हरनारायण वाजपेयी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया था। लक्ष्मण सिंह देशमुख को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया था और
बीवाई तामस्कर को बेमेतरा से किया गया था। इस तरीके से ऑप्शन सी है, इस तरीके से ऑप्शन सी हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक का अनिवार्य रहा, यह कथन, यह बेसिकली देखिए कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मिस्टर जेकिंसन ने कहा था, कुछ लोगों का मानना है कि मिस्टर चीसम ने। अब छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग इन दोनों में से किसका लेता है? मुख्यतः अगर मेरे अनुसार से मिस्टर जेकिंसन होंगे और यही आंसर सही हो सकता है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो चलाया गया था, उसमें महिलाओं की जो लीड रोल में थी वो डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 16 मार्च 1932 को गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में से राजनांदगांव के राष्ट्रीय स्थापना से संबंधित नहीं है। ध्यान देना, क्वेश्चन जो पूछा गया है संबंधित नहीं है। तो पद्मलाल बख्शी, प्यारेलाल बलदेव मिश्रा, ये राजू लाल शर्मा जो थे उससे संबंधित नहीं है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में सकल घरेलू उत्पादन अनुमानित है, जिसमें कृषि में आप देख सकते हैं, कृषि के बाद आप देख सकते हैं कि कृषि, सेवा और उद्योग। तो ध्यान देना, कृषि, सेवा और उद्योग की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि कृषि में 4.61 था। सेवा की अगर हम बात करते हैं तो सेवा में माइनस की आया था और उद्योग जो था वो 0.75% की वृद्धि हुई थी। इस तरीके से ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ये उसके सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लें तो है। क्वेश्चन नंबर 38, ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को व्याख्या करना है। तो आप ध्यान देना कि इसका उद्गम माजाटोली की पहाड़ी से होती है, ये सही है, ये माजाटोली की पहाड़ी से होती है ये। और इस नदी पर कोटरी जलप्रपात है, कोटरी जलप्रपात इस पे स्थित नहीं, यह ग्राम डिम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा। इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन सही होगा। वो कोटरी नहीं है, कोठरी है। लाल बंगला किस जनजाति के से संबंधित है? तो ये है भुंजिया के। ये आप देखोगे कि लाल जो है वो भुंजिया का है। चाक देवी देवालय किस जिले में स्थित है? तो चाक देवी देवालय जो है वो आप देखोगे कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चाक देवी देवालय किस जिले में स्थित है? कोरिया में है। लाल बंगला किस जनजाति से है? वो आप देखोगे कि भुंजिया से है। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सरकारी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हरेली तीज, विश्व आदिवासी दिवस और कर्मा जयंती, ये सभी पर क्या है कि ये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अब छत्तीसगढ़ में अगर बात करें कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन, ये ध्यान देना लिखा है पहली बार, ये लिखा है कि पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2019 में हुआ था, जबकि अभी रिसेंट में जो हुआ था वो था 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2021 में ये हुआ था। उसके बाद 43 नंबर, ग्राम गढ़े बेंगला के चंदेरू मंडावी किस लिए जाने जाते हैं? तो ध्यान देना, इनका जो मुख्य जो आप देखोगे कि एक शॉर्ट ऑस्कर के लिए नामित फिल्म हुई थी, ये वस्त्रांचल से, ये हॉलीवुड का पहला हीरो, इसको ध्यान देना, इसको चंदेरू, ये चंदरू मंडावी को ये टाइगर बॉय भी कहा जाता है। टाइगर बॉय के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ये टाइगर बॉय के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये जो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित पढ़नों को पढ़कर सही, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है, सही है। ये आप ध्यान देना, व्यक्तित्व कंगला माझी से है, वो सही है।
संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर नहीं था, उनका नाम रामेश्वर था। ध्यान देना, उनका नाम रामेश्वर था। और इनकी मम्मी का नाम था, ध्यान देना, सुमित्रा। इनकी मम्मी का नाम था सुमित्रा। पापा का नाम जो था वो ध्यान देना बुद्ध की कवर, ये ध्यान देना बुद्ध की कवर इनके पापा का नाम था। और संत गहिरा गुरु जो थे महेश्वर नहीं, इनका रामेश्वर नाम था। इसलिए आप देखोगे कि केवल एक सत्य होगा, दूसरा गलत होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 45 आमूष, आमूष की बात करते हैं। ये आमूष सावन में होता है, ध्यान देना, आमूष जो होता है वो सावन में होता है। उसके बाद आप देखोगे कि सरहुल जो होगा वो चैत में होता है। उसके बाद नवाखाई जो होती है वो भादों में होता है। दशहरा आपके क्वार में होता है, ये दशहरा क्वार में होता है। इस तरीके से ऑप्शन जो सी होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46, पहाड़ी कोरबा, भुंजिया, बिंजवार, अबुझमाड़िया, यह बेसिकली कहां रहते हैं। तो अब आप देख रहे हो पहाड़ी कोरबा जो है वो जसपुर की बात करते हैं। तो पहाड़ी कोरबा कहां मिलेंगे आपको, जसपुर में मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें भुंजिया जो है वो गरियाबंद की बात करते हैं, यानी भुजिया जो है वो गरियाबंद की बात करते हैं। अबुझमाड़िया आपको पता होगा कि नारायणपुर, और बिंजवार जो है वो बलौदा बाजार, भाटापारा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही होगा। जनजाति और उनके निवास स्थल मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं। ध्यान देना कि निम्नलिखित राजवंशों को सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित राजवंशों को सुमेलित करने के लिए एक चीज ध्यान देना कि कौन कौन से ऐसे राजा हैं जिनके, तो ये जो दिया है कन्हर देव, कन्हर देव जो थे वो बेसिकली छिंदक नाग वंश के से संबंधित थे। ये कन्हर देव जो थे वो छिंदक नाग वंश के थे। और जो हर्षगुप्त थे वो पांडु वंश से थे। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन अगर देख रहे हो कि ए का चौथा, तो ए का चौथा तो केवल ए का चौथा और बी का भी चौथा है, और दूसरा ये दिया है कि डी का तीसरा है, तो डी का तीसरा किसमें है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। अगर और भी तो इलिमिनेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मराठा सूबेदार का कालक्रम किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आप देख लें कि पहला जो था वो विट्ठल दिनकर साहब थे, पहला जो थे विट्ठल दिनकर साहब थे। उसके बाद केशव गोविंद साहब थे। ध्यान देना, इसमें आप देखोगे कि विट्ठल दिनकर साहब थे, ये जो थे विट्ठल दिनकर साहब, ये दिनकर। उसके बाद जो थे केशव गोविंद थे, ये केशव गोविंद थे, ये केशव गोविंद। और तीसरे ये आप देखोगे कि भीका गोपाल, तीसरे नंबर पर भीका गोपाल की बात करते हैं। और चौथे नंबर पर जदुराव, ध्यान देना जदुराव, या इनको यादव राव भी कहते हैं, यादव राव दिनकर, ये जो है ये दिनकर, ये इनका सीक्वेंस है। यानी कि अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन इनका सही होगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात कर लें क्वेश्चन नंबर 49, 1933 में गांधी जी के भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का क्या नाम था। तो टीए स्कॉट जो साहब थे उस समय के प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, इनवाइट यही गांधी जी को स्पीच करने के लिए राजकुमार कॉलेज के। अब आप देखोगे कि महिलाओं की साक्षरता का क्रम बताना है। तो इसमें महिलाओं के साक्षरता का क्रम अगर हम बात कर लें तो इसमें मुख्य रूप से आप देखोगे कि राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद और नारायणपुर,
ये जो है ये महिलाओं के साक्षरता दर को घटते क्रम में, यानी ये सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है। सबसे ज्यादा का मतलब होता है कि इनमें से ये ज्यादा है, फिर उसके बाद कम है, उसके बाद कम है, और उसके बाद ये कम है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 50। अब हम बात कर लेते हैं 51। एक कंटेनर में भरे कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, कंटेनर का आयतन बढ़ेगा तो, या दूसरा हो जाएगा कंटेनर का आयतन बढ़ेगा तो होगा, और दूसरा होगा कि कंटेनर से गैस लीक होने पे। यानी कि हम बात कर लें तो इसमें जो ऑप्शन सही होने की जो संभावना दिख रहा है वो है आपका डी। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर, ये जो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी, ये जो आप इस क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर लें 51 का, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। किसी ध्वनि तरंग की, यानी ये कहने का मतलब कि साउंड वेव फ्रीक्वेंसी दिया है 4 हर्ट्ज दिया गया है, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर दिया। हाउ मच टाइम विल टेक टू ट्रेवल डिस्टेंस 3 किल। तो आप देखोगे कि v इक्वल टू एन लेमडा होता है, तो इस आधार पर अगर हम लोग निकालें उस फॉर्मूले से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.4 सेकेंड होगा। अब कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के कार्बन, ये कार्बन के 4 कार्बन अणु वाले ये पायरुवेट में विखंडित होता है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल के रूप में, ये ध्यान देना कि इथेनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है, ध्यान देना कि इसमें ये ग्लूकोज के 4 कार्बन और पायरुलेट ये जो होता है ये आप ध्यान देना नहीं होता है। अदरवाइज लैक्टिक, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाई इथेनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अगर देखोगे कि 2 और 3 यानी ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान देना, उदयगिरी खंडागिरी गुफाओं के संदर्भ में क्या है, यह प्राकृतिक और नेचुरल। ध्यान देना कि यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 मिले हुए हैं। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्बा के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, इसमें आप देखोगे कि ऑप्शन सी गलत है, और ये 2 मतलब कि 1 और ये अगर हम बात कर लें कि इसमें सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 सही है। इसी के साथ अगर 55 में विशुद्धि, ये देखो विशुद्धि मग, ये बुद्ध घोषा का है। ये बुद्ध घोषा का जो है, ये आप देखेंगे कि बुद्ध घोषा का ये रचयिता है। ये कौन है, विशुद्धि मग। विशुद्धि मग जो है वो बेसिकली परमवीर चक्र विजेता के संबंध में क्या सही है, तो ध्यान देना इसमें इंद्रब्रज की 4 प्रतिकृति अंकित होती है। आप उसका जब इमेज देखेंगे तो इसमें 4 प्रतिकृति, इंद्रब्रज का 4 प्रतिकृति दिखी है। अदरवाइज ये ध्यान देना, ये 50 में स्थापना हुआ था, ये 25 लोगों को नहीं दिया गया था, ये इसमें ज्यादा लोगों को दिया गया है। आप देखोगे कि एक ही बार दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें केवल अगर हम बात करें सही होने की बात करें तो इसमें बी ऑप्शन सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये फुलकारी जो होती है, ध्यान देना, ये जो फुलकारी जो होती है, फुलकारी जो होती है वो पंजाब की होती है। ध्यान देना, फुलकारी जो होती है वो पंजाब की है। ये फुलकारी आप देखोगे पंजाब की। दूसरा, ये धरनिया जो होती है वो गुजरात की होती है। कसौटी जो होती है वो कर्नाटक की होती है। करचोबी जो होती है वो राजस्थान की होती है। इस तरीके से डी ऑप्शन सही है, इस तरीके से डी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के स्थान में सुमेलित कीजिए। उन्हें पद्म श्री 2021 में पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यान देना, 2021 में पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अब आप देख लें, ये सुजीत चट्टोपाध्याय का जो मिला था वो ध्यान देना साहित्य एवं शिक्षा के लिए मिला था। दूसरा था ये
चुंजोर जो है वो समाज कार्य के लिए मिला था। पूर्णमासी जानी को जो मिला था वो कला के लिए मिला था। बिजोय चक्रवर्ती सार्वजनिक पब्लिक अफेयर के लिए इनको मिला था। इस तरीके से अगर हम बात कर लें तो इसमें क्वेश्चन ये इसमें ऑप्शन बी सही होगा। तो 58 का बी ऑप्शन सही है। अब हम बात कर लेते हैं 59, उचित और लाभकारी मूल्य निम्नलिखित किस फसल से संबंधित है। तो उचित एवं लाभकारी जो होती है शुगर केन के लिए यानी गन्ना के लिए होता है। थोक मूल्य सूचकांक जो होता है वो 64.32% की बात करते हैं। अब उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भारत के विशेष SDR एवं वोट का प्रतिशत कितना है। तो वोट का प्रतिशत ये 2.63 है, ध्यान देना 2.63 है और SDR 2.75 है। ये IMF के द्वारा ये SDR की बात करते हैं, ये दो स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करते हैं वो 2.75 है और जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है 2.63% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के निम्न दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन में सबसे तो पहले आता है कौन, आपका उत्तर प्रदेश आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा ये जो होते हैं ये दुग्ध मिल्क प्रोडक्शन में इनका असेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ये जो कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ध्यान देना ये क्या सही नहीं है, इसमें सही नहीं की बात। वायरस शब्द का डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेंजरिक ने दिया था, ये सही है। वायरस न्यूक्लियर एसिड जीनोम RNA अथवा DNA पे आधारित हो सकता है, ये भी सही है। DNA आधारित वायरस अधिकांशतः जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड जो होते हैं ये नहीं होते हैं, ये डबल भी हो सकते हैं। RNA आधारित वायरस DNA वायरस की तुलना में अधिक मानुष की ये म्यूटेशन करते हैं, ये भी सही है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसमें C ऑप्शन गलत है, ये मतलब कि इसमें सही नहीं है, इसमें सही नहीं है यानी C ऑप्शन सही। 64 में कृषि जनगणना 2015-16 में कौन सा कथन सही है। तो उस कथन सही में आप देखोगे कि किस तरीके की बातें करी गई है। तो पहला है कि लघु एवं सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि केवल 47.3% फसल क्षेत्रों में कुल फसल के मालिक हैं, ये सही है। राज्यवार के कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे पे, ये भी सही है। राज्यवर कुल जोती हुई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम है, ये सही है, इसलिए यह ए ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। जेडी डाना भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों को भूगर्भिक इतिहास के लिए विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया था, यह बेसिकली है, ये नहीं किए थे, यह बेसिकली कोई और किया था। और आपको मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन गलत है। भूगर्भिक के अनुसार भारतीय चट्टानों में आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन और आर्यन युग में विभाजित किया गया था, ये सही है। मतलब एक कथन सही है और दूसरा ये जो कहा जाता है कि एक कथन असत्य है और दूसरा कथन सत्य है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अब आप देखोगे कि कालक्रम में चुने गए जो सबसे पुराना वो सबसे पहले आएगा और इस तरीके, तो सबसे पहले जो आएगा आप देखोगे कि आज के डेट में होलोसीन चल रहा है, तो होलोसीन दोनों में, इसके पहले प्लिस्टोसिन था, तो होलोसीन के पहले प्लिस्टोसिन था, उसके बाद प्लायोसिन था, उसके बाद मायोसिन था, उसके बाद आयोसिन था, इयोसिन, ओल्गोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, इस तरीके से। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा इसमें 66 में ऑप्शन बी सही होगा। 67 की अगर हम बात करते हैं तो 67 में आप देख लें, 67 की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हम बात करते राष्ट्रीय का, ये जो अगर हम बात कर लें इस तरीके से राष्ट्रीय आकाश जीवाश्म, वो जो आप देखेंगे ये तिरुचिरापल्ली में है। शिवालिक पार्क की अगर बात करते हैं तो ये सिरमौर में है। ये स्ट्रोमेटोलाइट पार्क जो है वो बेसिकली अगर हम देखें चित्तौड़ में है। लोनार झील जो है बुढ़नाला में है।
इस तरीके से यह ऑप्शन सही है कि इसमें कौन कौन सा है। तो ए का कौन सा है, ए का सी, तो ए का सी में आप देख रहे हो वो कौन है, ये। बी का क्या है, शिवालिक, शिवालिक जो है वो चौथा है, तो ये, तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 का सी ऑप्शन सही है। अब है 68, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत 1967 में हैरी हेस ने दिया था, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये दोनों आधारित है, ये ध्यान देना दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। उसके बाद आप निम्नलिखित हिमनदी में उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। तो अगर घटते क्रम की अगर हम बात करें तो बियाफो, हिस्पर, सोनापानी, बारासिंगरी और द्रासद्रुंग, ये ध्यान देना ये ग्लेशियर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन पूरा सही नहीं है, इसको लोक सेवा आयोग को थोड़ा विचार करना पड़ेगा, ये बहुत सही नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित राज्यों पर वह निर्मित बड़े बांधों के आधार पर घटते क्रम में लिखें। तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये इस तरह। अब आप देखोगे कि यूएनएफसीसी कोप 26 कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, तो ध्यान देना इसमें कह रहा है कि नॉट ट्रू, इसमें नॉट ट्रू की बात कर रहा है। तो नॉट ट्रू की बात अगर करते हैं तो बाई 2030 इंडिया विल मीट 60%, नहीं 50% की बात है कि टोटल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेगा, ये 60, यही बी ऑप्शन क्या है कि ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान है, ये सही है कि गुलाम रसूल गलवान जो है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। गुलाम रसूल गलवान के लद्दाखी खोजकर्ता थे, और ध्यान देना उन्होंने एक किताब भी लिखी है, सर्वेंट ऑफ हॉबिक्स, ये अंग्रेजी में लिखी गई थी, और यह तीनों सही है, इसलिए 72 का ए ऑप्शन सही है। भारत और पुर्तगाली की सरकार के भारतीय समुद्री, ये आप ध्यान देना, यह जो बात करी गई है वो लोथल के विषय में बात करी गई है, ये लोथल के विषय में बात कही गई है, यानी 73 का क्वेश्चन डी हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में सही नहीं है, ध्यान देना जो क्वेश्चन जो पूछा है सही नहीं है, या ध्यान देना रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, यही नहीं होता है, ठीक है। अदरवाइज सारी चीजें सही है। उसके बाद निम्नलिखित घटनाओं पर पढ़ के, गंजाम विद्रोह जो हुआ था 1935 से लेकर 37 के बीच हुआ था, तो ये गलत है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय सिंह ने किया था, ये सही है, क्लियर है। गुमसुम विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया था, श्री गुरुमुसुर जो दो धनंजय साहब ने ही किया था, और श्रीकर भंज के ये पिता थे, ये श्रीकर जो भंज थे धनंजय के ये बेटे थे श्रीकर भंज। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन इस तरीके से सही सटीक नहीं बैठ रहा है, तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना दिख रही है। मुझे लगता है कि यह इसमें दो और तीन सही है, तो 2 और 3 तो सही इसमें है नहीं, तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, या तो फिर क्या होगा कि इसको सबको पूरा नंबर मिलेगा। तो अगर हम बात कर लें, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 75 कर चुके हैं, अब हम लोग 76 के तरफ देखते हैं। भारतीय परिषद, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो 1861 में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उसमें 7 थी, ये भी सही है। विधि निर्माण के लिए अधिकतम सत्र कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12, ये भी सही है। प्रांतीय एवं केंद्रीय विषय में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था, तीनों सही है, इसलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 76 का तीनों ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर लें 77 के, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 में आप देखेंगे कि 1982 के कथनों की व्यास, ये जो ध्यान दें कि 77 की, तो 77 में आप देखेंगे 20 जून 1892 को ये क्या हुआ था कि यह सही था। इसमें 24 सदस्य, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ये भी सही थी। और ध्यान देना
सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, यह अधिकार नहीं दिया गया था इसमें। तो ध्यान देना, इस तरीके से 1 और 2 यानी ऑप्शन बी सही होगा, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं 78 वित्त आयोग के संदर्भ में कौन, इस आयोग में कुल जो होते हैं 5 सदस्य होते हैं, ये बातें सही है, क्लियर है। और इसमें कम से कम 1 सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, यह भी सही है। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यह आयोग का पुनः अध्यक्ष किया जा सकता है, इसमें सही है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानम नहीं थे, ये दूसरे थे, केसी नियोगी साहब थे। तो योजना वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो नियोगी साहब थे। तो इसलिए इसमें आप देखोगे कि 1 2 3 यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, क्लियर है। निम्नलिखित में से सेंट्रल, ध्यान देना, इसमें पूछा रहा है कि निम्नलिखित, ये सेंट्रल रेलवे का मुंबई सही है, वेस्टर्न रेलवे का चर्च गेट है। ये ध्यान देना, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का प्रयागराज नहीं है, ये मालीगांव है। ये ध्यान देना, ये मालीगांव, ये जो आप देखोगे मालीगांव गुवाहाटी में है, ये गुवाहाटी में है ये। और साउथ ईस्टर्न रेलवे ये गार्डन रीच कोलकाता में है। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन सही होगा, सुमेलित नहीं होगा। ओलंपिक्स 2020, ओलंपिक्स 2020 में कौन सा क्वेश्चन, इसमें 121, ध्यान देना, इसमें 121 के अकॉर्डिंग नहीं, 126 कैंडिडेट है, क्वालिफाई करने वाले पुरुषों की संख्या थे, कुल खेलों में भाग लिया था। तो इस तरीके से आप देखोगे नियमतः 126 है, लेकिन इसमें इस तरह की कोई चीजें नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि या तो तीनों सही होगा, या तो फिर अब लोक सेवा आयोग जो भी आंसर को डिफाइन करे उसके अकॉर्डिंग। टेनिस टूर्नामेंट के प्रारंभ होने का वर्ष कालक्रम क्या होता है? तो टेनिस टूर्नामेंट में ये 4 जो स्लैम्स होते हैं, तो ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया जनवरी में होता है, ये ऑस्ट्रेलिया जनवरी में होता है। मई जून में जो होता है वो आपका फ्रेंच होता है। जुलाई अगस्त में जो होता है वो बेसिकली विंबलडन होता है। और यूएस ओपन जो होता है वो बेसिकली सितंबर में होता है, ध्यान देना, यह सितंबर में होता है। तो इस तरीके से साल के क्रमों में इस आधार पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये 81 का आप देख सकते हो, यह कार्य, ये डी ऑप्शन से, 82 का GNU का फुल फॉर्म जो होता है GNU नॉर्थ यूनिक्स, इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने किया था, यह भी सही है। सही नहीं है इसमें, यह ओपन सोर्स है ये, और ध्यान देना यह यूनिक्स के साथ कंपेटेबल नहीं है, यही सुटेबल है, यह उसके साथ है। ये ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS अटैक क्या है? एक साइबर अटैक है। ये क्या है? एक साइबर अटैक है। इसी के साथ अगर देखेंगे NAVIC, ये जो होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये जो है विथ ये कॉन्स्टिलेशन, ये जो है ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आप देखेंगे आवृत्ति मॉड्यूलेशन, FM रेडियो के वेव के बारे में सही कहिए। फ्रीक्वेंसी रेंज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लोअर देन दैट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी ए ऑप्शन सही है। ध्यान देना कि इसमें क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 86 में आप देखोगे कि सही नहीं है। इसमें ध्यान देना है कि इस समय चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे अन्वेषण करने के लिए लक्षित किया गया था, नहीं, ये चंद्रमा पे उत्तरी नहीं, ये दक्षिणी पे बात करी गई थी, ये दक्षिणी ध्रुव की बात करी गई थी। तो इसमें दक्षिणी ध्रुव गया, इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा। वयस्कों को दी जाने वाले कोविशील्ड वैक्सीन की प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? 0.5 ml होती है। तो ध्यान देना 0.5 ml ये कोविशील्ड की वैक्सीन की प्रत्येक डोज की होती है। विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन से सही हैं? संयुक्त बैठक का प्रावधान, ध्यान देना, सामान्य विधेयक के लिए किया जा सकता है,
ध्यान देना, वित्त विधेयक के लिए नहीं हो सकता है, संविधान संशोधन के लिए भी नहीं हो सकता है, राज्य उपसंघ के नहीं कर सकता है, ये तो सही है कि नहीं कर सकता है। ध्यान देना, संयुक्त दोनों कुल सदस्यों की 1/10 भाग होगा। तो ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें 1/10 होगा, वित्त विधेयक इसमें नहीं होगा, तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन कंट्राडिक्टरी लग रहा है कि आखिर में इसमें क्या सही अब लोक सेवा आयोग लेता है, अब लोक सेवा आयोग ही समझे। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए ओडिशा में ये मध्य प्रदेश में है, जो टोटल लोकसभा के सीट की अगर 6 देखें तो 6 हैं। तो अब आप देखोगे लोकसभा के अधीन नहीं आता है। इस क्वेश्चन में भी बड़ा अजीब क्वेश्चन है ये भी, जबकि सामाजिक न्याय अधिकारिता संबंधित ये भी अधीन आता है, लोकसभा के अधीन आता है। शहरी विकास संबंधी ये भी आता है, श्रम संबंधित ये भी आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार ये भी आता है। तो इसमें नहीं आने का क्या मतलब है, ये लोक सेवा आयोग ही समझ पाए तो ज्यादा अच्छा है। अब आप देखोगे कि इंडियन संसदीय समूह की बात अगर करते हैं, ये एक स्वायत्त संस्था नहीं है, तो ये एक स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, यह एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है, लोकसभा का उपाध्यक्ष ये जो होता है, ये आप देखोगे कि लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सब एक्स ऑफिशियो उपाध्यक्ष होते हैं, ये सही है। तो अगर हम बात कर लें इसमें तो ये भी नहीं होगा, और ये ऑटोनोमस नहीं है, ये कंप्रेस्ड होता है किससे, ये संसद के द्वारा। तो इसलिए नियमतः इसमें केवल 3 सही होना चाहिए, अदरवाइज इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो केवल 3 ही सही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं और बात कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप 1956 में हुआ था, तो ध्यान देना लक्षद्वीप जो था 1956 की बात करता है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1/4 आप देख सकते हो, 1/4 आप देख सकते हो। फिर उसके बाद ये कहता है कि दादर नगर हवेली 1961 में हुआ था, तो 1961 यानी डी का पहला, तो डी का पहला जो आप देख सकते हो, डी का पहला यहां भी है, डी का पहला वहां भी है, 1/4 जो है 1/4 यहां भी है और वहां भी है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इसका ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, वो 92 का, ये केंद्र शासित प्रदेश जिस ईयर में बना। अब आप देख सकते हो कि ये दमन और दीव जो है वो 1962 की बात करते हैं, वो बेसिकली वो भी 1961 में ही बना था, लेकिन इस ऑप्शन में 1962 ही होगा। अब चंडीगढ़ में आप देखोगे 1966 की बात करता है। तो इस तरीके से ये केंद्र शासित प्रदेश जो बनने का ईयर है। अब यूनियन टेरिटरी में आप देख सकते हो, यूनियन टेरिटरी स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है, जो स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं, ध्यान देना ये सही है। दूसरी चीज इसमें कह सकता है कि 24 सदस्य मतदान के द्वारा और 6 राज्य, ध्यान देना कि 26 जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा होते हैं और 4 जो होते हैं वो ये 26 जो होते हैं, ध्यान देना कि 26 जो होते हैं इलेक्टेड प्रोसीजर, यानी मतदान के 26 जो होते हैं मतदान के द्वारा होते हैं और 4 जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें ये गलत है। असम के स्वायत्त जिलों में संसदीय कानून पारित करने के निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, तो राज्यपाल के पास नहीं है, तो इसलिए इसमें केवल डी ऑप्शन सही होना चाहिए। इसमें आप देखोगे कि 93 में डी ऑप्शन सही होना चाहिए। 1907 में भारतीय अधिवेशन अंग राजबिहारी घोष ने किया था, एकदम सही है। तो ये आप देखोगे कि 1907 में, और यह 2 गुटे में गरम पंथ और नरम दल में डिवाइड हुआ था। ध्यान देना 1916 में कांग्रेस के चरमपंथी और नरमपंथी का विलय तो हुआ, ये बात तो सही है, यहां तक तो सही है, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा नहीं किए थे, वो एसपी सिन्हा के जगह पर मजुमदार साहब ने किया थे, जिसको एसी मजुमदार कहते हैं, अंबिका चरण मजुमदार। तो ये अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 सही है, किंतु तीसरा गलत है। अगर हम बात कर लें अगले क्वेश्चन पे 95 वाले क्वेश्चन में कि अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1869 में हुआ था, ध्यान देना 1869 में हुआ था, जो कि ये गलत है।
हाँ, 10 की नियमित व्यवस्था जो की गई 1881 से किया गया था। और कथन तीसरा भी अगर हम बात कर लें तो तीसरे कथन की बात अगर कर लें तो देख लें, तीसरे में कह रहा है कि 1900 से 1940 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी से 10% से बढ़कर 18% हो गई थी। ये बात एकदम सही है। क्लियर है? तो ये भी अगर हम बात कर लें कि सही है, उसमें भी हो तो गई थी, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1-3 कहीं सही नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो अगर सही कहिए तो केवल सी सही होगा, यानी कि केवल कथन सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 96 पर। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में निम्नलिखित विचार करना है। जस्टिस फजल अली, एम पानिकर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। सही है। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया था, ये गलत है। और इसके साथ आप देखेंगे कि इसके साथ 1950 14 राज्य और केंद्र शासित बनाए गए थे, यह 14 राज्य और केंद्र शासित बनाए गए थे। यह बात सही है, मतलब कि 1 और 3 इसमें सही होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर लें 97, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ कौन सा? ये 16वें न्यायाधीश थे। एकदम सही है, ये 16वें न्यायाधीश तो एकदम सही थे। सबसे ये 7 वर्ष, ध्यान देना, 7 वर्ष 139 डेज तक ये इन्होंने क्या क्या इनका कार्यकाल रहा। इनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने किया था। ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये ध्यान देना, कमल नारायण सिंह जो थे केवल 17 दिनों तक के लिए ही रहे हैं। ध्यान देना, ये 17 डेज के लिए ही ये थे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद 14वें संविधान संशोधन 44वें 44th अमेंडमेंट के यह संशोधन जब सरकार द्वारा किया गया था। इसके तहत 42वें संशोधन का बदलाव भी किया गया। यह संशोधन द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। यही गलत है। यही आप देखोगे कि यही नहीं कर सकता। संशोधन में राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्वाद के लिए भेज सकता है या जब तक कि संतुष्ट न हो जाए। इसलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अब हम 100वें क्वेश्चन पे आ गए। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ये नहीं बने रहेंगे। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। सही है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते तो मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ये सही है। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि इसमें दूसरा और तीसरा सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। ये रहा आपका पूरे 100 क्वेश्चन को व्याख्या सहित आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। कुछ क्वेश्चन में कंट्राडिक्शंस हैं। अब लोक सेवा आयोग जो भी आंसर उसको दे, इस आधार पर हम व्यक्त कर सकते हैं कि ये 100 आंसर जो आपके सामने हैं। कल मैं आप लोगों को एक और वीडियो दूंगा जिसमें कट ऑफ के विषय में, क्योंकि सीसेट का पेपर काफी लेंदी आया था, इसलिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट सीसेट में फेल हो रहे हैं। इसलिए कट ऑफ जो होगा थोड़ा सा कम जाने की संभावना है। उस कट ऑफ पे हम कल आप पे विशेष एक वीडियो आपको मैं दूंगा और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पीएससी का पैटर्न डे बाय डे बदल रहा है, आने वाले दिनों में सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज है। अगर रियल में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें। और तेजस आईएएस एकेडमी और उनकी पूरी टीम इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। और 2020 में तेजस आईएएस एकेडमी ने डिप्टी कलेक्टर की भी पोस्ट दिया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट बेस पढ़ें। और हमारे कोर्स ऑलरेडी 2022 के लिए, सीजीपीएससी 2022 के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। जिस कैंडिडेट को अगर
इंटीग्रेटेड कोर्स में स्टडी करना है तो वो संपर्क करें, और कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। सीजीपीएससी का मेंस का एक क्रैश कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं। अभी 1-2 दिन में डेट डिसाइड करके आप लोगों को मैसेज दे दिया जाएगा और आप तक पहुंच जाएगा। जिस कैंडिडेट का अगर थोड़ा सा अच्छा पेपर महसूस हो रहा है कि आपने किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें या मेंस का रिवीजन करना शुरू कर दें। और ध्यान देना, छत्तीसगढ़ पीएससी में सिलेक्शन तभी संभव है जब आप इंटीग्रेटेड स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पूरे एनालिसिस का भरपूर फायदा करेंगे, फायदा उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, ताकि स्टूडेंट को पता तो चले कि रियल में क्वेश्चन का पैटर्न कहां से किस तरीके से पूछा गया है। नो डाउट क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए हैं। जिस स्टूडेंट ने यूपीएससी पैटर्न पे तैयारी किया होगा उसका सिलेक्शन होना तय है, और केवल अगर फैक्ट बेस आपने पढ़ाई किया होगा तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि यह अंतिम अवसर नहीं है। और रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा भी था अपने उर्वशी में, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, ख्वाबों के पर्दे आंखों से हटा देती है, गिरकर संभल है राही, ठोकरें इंसान को चलना सिखा देती है। अगर आपने इस बार पेपर दिया है और आपको लगता है कि आपका पेपर ठीक नहीं गया है, तो वो एक ठोकर है। आप उससे संभल जाएं और अच्छे तरीके से 2022 की प्रिपरेशन के लिए लग जाएं, या मेंस की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। जिस दिन आप मेंस की अच्छी तरीके से स्टडी कर लेंगे, उस दिन आप रियल में फाइनल सिलेक्शन लेने के प्रबल दावेदार होंगे। इसी के साथ मैं विनय सिंह आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।